प्यारे बच्चों नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। तो देखिएगा आज हम क्या देखने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे लेसन नंबर 6 का क्वेश्चन और आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर हम शुरू करें। अब स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आपका जो ज्योग्राफी है या फिर सिविक्स है, इसके सारे चैप्टर्स विद क्वेश्चन आंसर्स मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोज को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या लिखा हुआ है पढ़ेंगे सब लोग कि लिस्ट द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं हमारे गवर्नमेंट के पावर के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो सारी चीजें लिख करके बतानी है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको अगर बताऊं तो द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ द स्टेट यानी कि गवर्नमेंट प्लेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ आर एज फॉलो। सबसे पहला क्या है कि जो स्टेट है यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है ना, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती उनके रिलीजन को लेकर के, उनके कास्ट को लेकर के या फिर उनके वंश को लेकर के। रेस यानी क्या होता है? वंश। ठीक है, वो कौन से वंश से आते हैं, किससे बिलोंग करते हैं, इसके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये कौन कहता है? तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले से ही बोल दिया है कि कोई भी सरकार इस आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। ठीक है, दूसरा चीज क्या है कि जो हमारा स्टेट है ना प्यारे बच्चों, वो क्या कर सकती है, मतलब सभी के साथ इक्विलिटी वाला बिहेव करे, किसी के साथ मतलब मनमानी ना करे। जैसे मान लो कि कोई अपना कंप्लेन लिखाने गया अब पुलिस के पास, ठीक है, मतलब पुलिस के पास कोई कंप्लेन लिखाने के लिए गया। अब वो बहुत अमीर है तो उसका कंप्लेन लिख लिया, और गरीब गया तो उसका नहीं लिखा, ये तो गलत बात हो जाएगी। दोनों का लिखना पड़ेगा। ठीक है, सभी को इक्वली हमें क्या करना है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा है कि जो भी सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जा रही है या फिर जो भी प्रोटेक्शन दिया जा रहा है वो सभी को दिया जाएगा। अब अगर वो भारत का नागरिक है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो कुछ भी होने दो, अगर वो भारत का नागरिक है तो सभी को सेम मतलब इक्वली ट्रीट किया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। तो यहाँ पे वही बात दी गई है कि the state shall not deny anybody equality before law and equal protection of the law। ठीक है, and no person shall be deprived of his life, यानी किसी से भी उसका अधिकार जो है, उसका जो जीवन है वो छीना नहीं जा सकता। ठीक है, और चौथी चीज क्या है कि the state shall not impose any religious taxes। और ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी सरकार है ना, वो किसी से ये वाला टैक्स नहीं ले सकती, किसी एक पर्टिकुलर धर्म को आगे ले जाने के लिए टैक्स नहीं लिया जा सकता। ओके, तो ये इसका आंसर है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। दूसरे की हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, से यस और नो, यानी कि आपको बताना है हाँ या फिर नहीं। ठीक है, तो चलो मैंने लेसन आप सभी लोगों को पढ़ाया है, अब उस आधार पे बताना यस और नो। पहला सवाल कि द जॉब्स एडवर्टाइज इन द न्यूज़पेपर आर फॉर मेन एंड वीमेन बोथ। बिल्कुल सही बात है, जो न्यूज़पेपर में जॉब आया है वो दोनों के लिए है ना, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, दोनों के लिए। तो यस टिक कर देना। लो भैया टिक कर दिया यस। फिर दूसरा, मेन एंड वीमेन डूइंग द सेम वर्क इन अ फैक्ट्री गेट डिफरेंट वेजेस। बोलो क्या ये बात सही है कि मेन और वीमेन मतलब आदमी और औरत दोनों एक ही फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जानते हो क्या हो रहा है कि एक को ज्यादा वेजेस मिल रहे, एक को कम मिल रहे, मतलब सेम वेजेस तो मिलना रहे। तो क्या ये बात अच्छी है? ना अच्छी ना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? नो लिखोगे। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट इंप्लीमेंट्स वेरियस स्कीम्स फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो बिल्कुल सही बात है, इंप्रूव करे तो अच्छी बात है ना। And the state shall protect all monuments of historic interest and national importance। Yes everyone, जो हमारी सरकार है उनको ये सारी चीजें तो करनी ही चाहिए। जो भी हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, जैसे कि इंडिया गेट हो गया या फिर हमारा कोई प्राचीनतम जैसे जंतर मंतर, आप लोगों ने सुना होगा जंतर मंतर है हमारे, ठीक है, तो उसको भी प्रोटेक्ट करके रखे, है ना, क्योंकि वो सभी हमारे क्या है, ऐतिहासिक विरासत है, तो उन सभी को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। तो ये तो अच्छी बात हो गई। टेल वाई, अब बताना है क्यों 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 का आंसर देना है। पहला, द स्टेट शैल प्रोटेक्ट ऑल मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट। तो बताओ क्यों ऐसा प्रोटेक्ट उसको करके रखना चाहिए। तो देखो भैया इसका कारण ये है कि द स्टेट शैल प्रोटेक्ट ऑल मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट बिकॉज इट इज द ड्यूटी। क्यों क्यों वो प्रोटेक्ट करें, बताओ क्यों प्रोटेक्ट करें। तो क्योंकि इसीलिए क्योंकि उनकी क्या है, ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है कि हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमारा समृद्धता से भरा हुआ ऐतिहासिक चीजें हैं उन्हें हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। ये उनकी ड्यूटी हो जाती है, उनकी ही नहीं हमारी भी ड्यूटी है। हम जैसे जाते हैं ना लाल किला देखने गए, कोई भी किला देखने गए और जा करके हम वहां पे लिख रहे हैं, चौक ले लिया और लिखने लगे, जो मन में आया वही अपना नाम लिख देते हैं, अपना नंबर लिखाते हैं। तो ये सब कोई अच्छी बात नहीं है। इससे आप अपने जो आपका कर्तव्य है, आपके जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, आप उसका पालन नहीं कर रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल मतलब देखो फंडामेंटल राइट्स और वो जो ये था हमारा क्या था, देखो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज ये हमारे होते हैं बराबर। अब फंडामेंटल राइट्स अगर हमसे कोई छीनता है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं कि नहीं, ठीक उसी प्रकार से आपको क्या करना चाहिए, फंडामेंटल जो ड्यूटीज है ना
ना उनको फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अभी आप किसी मतलब किसी इमारत पे जाकर के लिख रहे हो, अभी आपको कोई आकर के कुछ बोलेगा तो नहीं, लेकिन आपके अंदर तो सोचना चाहिए कि हमें, अगर मैं ऐसा करूंगा तो इससे क्या हो रहा है, हमारे देश का जो नाम है वही खराब होगा ना। अभी मान लीजिए कोई बाहर से आया उस किले को देखने के लिए, तो वो गंदगी वहां पे दिखाई देगी तो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो अगर आप अपने देश को सुसज्जित करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं आपकी वो उन्हें निभाना चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, ये तो हमने समझ लिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है, अ पेंशन स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड फॉर ओल्ड पीपल, यानी जैसे हमने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, जो बूढ़े लोग होते हैं ना उनको सरकारें क्या देती हैं, पेंशन देती हैं, है ना। तो उसके पीछे का कारण बता दीजिएगा। तो अ पेंशन स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड फॉर द ओल्ड पीपल। ओके, ये किस लिए शुरू किया गया था, ये ओल्ड पीपल के लिए, बिकॉज देयर इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल दैट द स्टेट शैल ऑफर पब्लिक असिस्टेंस टू सिटीजन्स इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज एंड सिकनेस एक्सेट्रा। देखो बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो क्या है, कहा गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बताए हैं स्टेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए, कि उनको किस प्रकार से डिसीजन लेने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, वो सारे मैंने आपको लेसन के अंदर पढ़ करके भी बहुत अच्छे से समझाया था। तो उसमें क्या क्या था, जैसे कोई अगर बेरोजगार है तो सरकारें बेरोजगारी भत्ता भी देती हैं। ओके, कई सरकारें नहीं देती है लेकिन कई लोग देते हैं, मतलब कई सरकारें ऐसी हैं जो देती हैं और कई सरकारें ऐसी हैं जो नहीं देती हैं। अब आप सोचेंगे कि जो नहीं देती उनका क्या, उनके खिलाफ क्या हम कोर्ट में जा सकते हैं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखो जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज को एकदम रिस्ट्रिक्टली कंपलसरी बना दिया गया ना, वैसे इसको इन लोगों ने कंपलसरी नहीं बनाया, बस उन्होंने क्या दिया, एक गाइडलाइंस के तौर पे वो सारी चीजें वहां पे लिख दी और कह दिया कि आप इस आधार पे चलो, यानी कोई रिस्ट्रिक्ट यहाँ पे रूल नहीं है। अगर कोई आपके स्टेट में अनएम्प्लॉय है तो ठीक है, अगर आप उनको बेरोजगारी भत्ता दे रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं दे रहे हो तो भी कोई बात नहीं है, कोई भी उसके खिलाफ ना मतलब कोर्ट में नहीं जा सकता। तो ये एक बात हो जाती है। आप देख सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा तो उनको पेंशन वगैरह पैसे दिए जाते हैं, ओल्ड एज रहेगा, ठीक है, और सिकनेस बीमारी में। चलो अगला क्या है देखिएगा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हैज बीन मेड अवेलेबल टू चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 6 to 14। तो इसके पीछे का कारण क्या है हम समझ लेते हैं कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हैज बीन मेड अवेलेबल टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, बिकॉज वाई, क्यों इन लोगों को मतलब शिक्षा देनी चाहिए, तो इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ हिज और हर चाइल्ड। राइट टू एजुकेशन हैज बिकम अ फंडामेंटल राइट। बिल्कुल सही, फंडामेंटल राइट में आता है ना हमारा कि राइट टू एजुकेशन भी आ जाता है फंडामेंटल राइट के अंदर। तो इसीलिए जो भी बच्चा जिसकी भी उम्र 6 से लेकर के 14 वर्ष के बीच में है उसको स्कूल तो जाना ही चाहिए। इसीलिए तो सरकारी स्कूल खोल करके रखी हुई है कि जो बच्चे गरीब हैं, जो नहीं पैसा पे कर सकते प्राइवेट स्कूल्स में, तो वो आए हमारे स्कूल्स में आकर के पढ़ाई करें। ठीक है, इसीलिए तो सरकारों ने खोला है ना पर सरकारी स्कूल्स, वरना क्यों खोलते बताओ। तो जाना चाहिए सभी को पढ़ने। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, से राइट और रॉन्ग, यानी आपको बताना है गलत है या फिर सही है। तो पहला क्वेश्चन कि नॉट टू लेट द नेशनल फ्लैग फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड, बिल्कुल सही बात है ना। क्या हमें जो हमारा नेशनल फ्लैग है, जो हमारा राष्ट्रीय भारत का तिरंगा है, क्या हमें उसे जमीन पे डालना चाहिए? ना ना, नहीं डालना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोला है कि नॉट लेट टू द, मतलब जमीन पे मत डालो, बिल्कुल सही बात है, हम नहीं डालेंगे। एंड टू स्टैंड एट अटेंशन वाइल द नेशनल एंथम इज प्लेइंग, यानी जब आपका नेशनल एंथम बज रहा है, जन गण मन अधिनायक जय, तब आपको पूरा अटेंशन में खड़े हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, पूरा ऐसे हम लोग खड़े होते हैं ना जब हमारे स्कूल में रोज प्रेयर होते हैं, तो जब ये बजता है हमारा जन गण मन, तो हम क्या करते हैं, एकदम अटेंशन में खड़े हो जाते हैं, बाकी समय तो हाथ जोड़े रहते हैं, ऐसे होता है ना। तो दिस इज द राइट। ओके, नेक्स्ट है कि टू कार्व और पेंट आवर नेम्स ऑन द वॉल्स ऑफ हिस्टोरिक प्लेस लाइक अ फोर्ट। अब बताओ, कोई किला आप देखने के लिए गए, अब जाके वहां पे अपना नाम लिख रहे हो, मेरा नाम तो आयुष है, नहीं मेरा नाम तो जो भी नाम आपका रहेगा वो आप वहां पे लिख रहे हो, तो क्या ये अच्छी बात है? इज इट राइट और रॉन्ग? दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ये गलत बात है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। और इसका सही स्टेटमेंट क्या होगा देख लीजिएगा कि हमें क्या करना चाहिए, ये जो हम लोग पेंटिंग करते हैं ना, कलाकारी दिखाते हैं अपने हिस्टोरिकल फोर्ट पे, किले पे, तो इस सब से बचना चाहिए। ठीक है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। समझ में आया? आओ आगे चले। अगला नेक्स्ट है टू गिव लेसर वेजेस टू विमेन देन टू मेन फॉर द सेम वर्क। बताओ, जो काम है, काम तो सेम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है।
आदमियों को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, औरतों को कम मिल रहे हैं। इज इट राइट और रॉन्ग? दिस इज रॉन्ग। सभी को समान, अरे बोल रहे हैं इक्वलिटी इक्वलिटी, लेकिन फिर भी आप भेदभाव किए जा रहे हो। क्या ये अच्छी बात है? नहीं नहीं, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अभी भी मतलब लगता है ना आप लोगों को कि आप लोगों को नहीं, यानी लोगों को, जो भी मालिक लोग होते हैं, कि लड़की लोग ज्यादा काम, मतलब लड़के लोगों को जनरली अगर देखा जाए, वैसे ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। और अभी भी मतलब कई जगह पे नहीं होता है, लेकिन जहां पर भी होता है वहां पे ये गलत बात है, नहीं होना चाहिए। लड़के लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर वो सेम काम कर रहे हैं, लड़का भी कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहा है, लड़की भी कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रही है, फिर आप डिफरेंस क्यों कर रहे हो? क्यों डिफरेंस कर रहे हो दोनों को? उसको अगर आप सैलरी दे रहे हो 20,000 तो इसको भी 20,000 दो। ठीक है, ऐसे तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो, करेक्ट स्टेटमेंट ये होगा कि टू गिव इक्वल वेजेस टू विमेन एंड मेन फॉर द सेम वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देखो, टू कीप पब्लिक प्लेसेस क्लीन, यानी कि पब्लिक प्लेसेस को क्लीन रखो। इज इट राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही बात है भाई, है ना। आप सोचो ना कि आपके घर का कचरा आपने ऐसे, जो रोड बीच वाला चौराहा था हमारा, वहां पे ले जा करके आपने कूड़ा कचरा डाल दिया, और रोज वहां पे डाले जा रहे हो। क्या ये अच्छी बात है? नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ना उनको नहीं निभा रहे हो। ठीक है, आप सोचो कि क्या करना है, कोई देख थोड़े ना रहा, अरे कोई नहीं देख रहा, पर खुद के अंदर सोचो, है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज आपके कुछ मौलिक कर्तव्य है जिनका पालन हम सभी को करना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट अबाउट द फॉलोइंग। अब इनके बारे में आपको लिखते जाना है। ठीक है, पहला क्या है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस एन्यूमरेटेड इन द टेक्स्ट बुक, यानी जो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिया गया उसके बारे में चलिए हम जरा पढ़ लेते हैं। तो वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स है मैं आपको बताती हूँ। देखो, सबसे पहले तो थोड़ा सा हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखते हैं कि कौन से में ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल को दिया गया। वैसे तो आपसे ये एग्जाम में पूछेगा नहीं, ये पार्ट 4 और आर्टिकल 36 आपसे नहीं पूछेगा, मैं पहले ही काट देती हूँ। ठीक है, आपको ये नहीं लिखना है, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में भी आर्टिकल वगैरह नहीं दिया था। जब नहीं दिया था तो हमें वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है, ये एज ए इन्फॉर्मेशन बस आप सुन लो, अगर आर्टिकल ना भी याद रहे तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, डीपीएसपी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो ये कुछ गाइडलाइंस है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाए हैं। किसके लिए बनाए हैं? स्टेट के लिए बनाए हैं, कि अगर वो कोई पॉलिसी ला रही है, कोई लॉ बना रहे हैं, तो उनको उस हिसाब से काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो गाइडलाइंस है ना, ये कहाँ पर है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो पार्ट 4 फ्रॉम आर्टिकल 36, यहाँ पर आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 में ये जो डीपीएसपी है वो दिए गए हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाले यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, यानी मैंने लिखा हुआ है, देख लो, जो आपकी किताब में दिए गए थे ना, आपके टेक्स्ट बुक में, मैंने वही यहाँ पर लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया था कि टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स को यहाँ पे लिखिए। तो पहला क्या है कि एक मिनट, कहाँ भाग रहे हो, रुको। पहला क्या है कि जो हमारा स्टेट है ना, सुनो, द स्टेट शुड सिक्योर एडिकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, यानी कि जो स्टेट है वो क्या करना चाहिए, सभी लोगों को मतलब ये रोजगार वगैरह का साधन देना चाहिए। देखिए वही है ना कि लिवलीहुड टू ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, लड़का हो या फिर लड़की। दूसरा, कि जो स्टेट है उसको क्या करना चाहिए, इस बारे में भी मतलब देखो, पे इक्वल फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वीमेन, यानी कि वही मेन एंड वीमेन को इक्वल काम के लिए इक्वल वेजेस मिलना चाहिए। एंड द स्टेट शुड सिक्योर द इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगली बात क्या है, इधर क्या है, स्टेट को क्या करना चाहिए प्यारे बच्चों, हाँ तो बिल्कुल सही है, एनवायरमेंट और जो मतलब जो फॉरेस्ट वगैरह हैं या फिर जो वाइल्ड लाइफ है उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए प्रयास करने चाहिए। ठीक है, देखो ये सब भी तो हमारी जिम्मेदारी होती है ना। अगर हम वाइल्ड लाइफ यानी जो जंगल के जानवर लोग हैं उनका प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो धीरे धीरे करके ये जानवर हमारे देश से खत्म होते जाएंगे। फिर अगर कोई बोलेगा ना, जैसे आज के टाइम पे अगर बोला जाए जिराफ, तो जिराफ बहुत कम लोगों ने देखा होगा सच्ची मुच्ची का, ठीक है, क्योंकि अब जिराफ उतने हैं नहीं। वैसे ही अगर हम अभी भी ना सुधरे और यूं ही जंगल काट रहे हैं, कुछ भी काट रहे हैं, हमारी जो मर्जी वो हम किए जा रहे हैं, ठीक है। आप सोचो ना, ये जानवर कहाँ पे रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, लेकिन हम जंगलों को ही काट रहे हैं, तो ये जानवर बेचारे कहाँ पर जाएंगे, वो तो मर जाएंगे, इनकी प्रजाति ही खत्म हो जाएगी। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे कोई बोलेगा ना, क्या बोलेगा मैं आपको बता, देखो लायन, ठीक है, अगर को बोलेगा लायन, तो लायन, अरे बाप रे लायन कैसा दिखता था, तो आगे जो आने वाली जनरेशन है फिर वो ऐसे सोचेंगे कि लायन कैसा दिखता था, ठीक है, या फिर हाथी, क्योंकि हम जंगल वंगल काटते जाएंगे तो ये लोग तो बेचारे को कहीं पे रहने के लिए मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, ठीक है। अब चलो यहाँ पे कुछ और बातें बता देती हूँ। तीसरी चीज क्या है कि जो आपके सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, है ना, उनको भी प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। और यहाँ पे लास्ट में क्या दिया है
कि द स्टेट शैल प्रमोट विथ स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल स्पेशली द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स, यानी कि जो आपके पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनको भी आगे लाने का प्रयास करना चाहिए हमारी सरकारों को, ठीक है, उनके एजुकेशन में हेल्प करें और भी बहुत सारी चीजें। तो ये है इसका आंसर। और मैं आपको बता दूं कि इसके PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल में, या फिर हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना जिसका नाम क्या है, नाम मत देखो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उस ऐप का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको ये PDF मिल जाएगी, ठीक है। देखो मैं हट जाती हूँ, है ना, वरना आप सोचोगे सामने ही रहते हो, हम तो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते, ले लो स्क्रीनशॉट, लेकिन PDF में मिल जाएगी। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। इसमें क्या है कि The provision of a uniform civil code for citizens in the directive principles of the Indian constitutions। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आइए हम समझते हैं। पहला पॉइंट, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द स्टेट शैल सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल टू द एंटायर कंट्री, यानी अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी दिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि DPSP कोई एकदम कठोर रूल नहीं है कि ये तो आपको फॉलो करना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए सरकारें अपने हिसाब से सोचती हैं, उनको जब लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए तो लाते हैं, नहीं लाना चाहिए तो नहीं लाते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमारा जो उत्तराखंड है वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू हो चुका है, यानी सभी के लिए समान कानून रहेगा, किसी के लिए अलग नहीं होगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, राइट। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। तो बताइए जरा, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, क्या ये पूरे देश में लागू होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, सोच करके बताना मुझे, ठीक है। अभी तो खैर ये उत्तराखंड में हुआ है, अभी देखते हैं कि कुछ दूसरे जो राज्य हैं शायद से इनके पीछे पीछे चले, शुरुआत तो कर दी है इन्होंने, ठीक है। तो देखिएगा इसमें दूसरा पॉइंट ये देखो, सेकंड पॉइंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, लोगों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि स्टेट को ये नहीं करना चाहिए, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए सिटीजन्स में ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज, लड़का है कि लड़की है, उसका जेंडर क्या है, इस हिसाब से। और तीसरा, प्रोविजन फॉर स्पेशल एजुकेशन एंड इकोनॉमिक केयर फॉर द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जैसे कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हैज बीन मेड टू ट्रीट एवरी इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी। समझ में आया? आओ अभी और भी है ना टू ट्रीट, ये तो मैंने आपको बता दिया ना, ये वाला पॉइंट समझ में आया ना कि जो वीकर सेक्शंस है जैसे कि शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ये ट्राइब्स वगैरह, उन लोगों को ऊपर लाने के लिए प्रयास उनको करने चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे चौथा पॉइंट आप देख लीजिएगा कि टू ट्रीट एवरी इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी एज इक्वल, दैट्स वाई प्रोविजन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड वॉज मेड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। समझ में आया? यानी सभी को इक्वली ट्रीटमेंट मिले, इसीलिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है इसका आंसर, आप देख लो अच्छे से, ना समझ में आए तो मुझसे बता देना। चलो अब हम आगे चलते हैं, तीसरे सवाल पे चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन है ना, देखने में काफी बड़ा लग रहा है बट डोंट वरी, आपको एक्सप्लेन करती हूँ, चिंता ना करो। तो देखो यहाँ पे क्या है कि आओ यहाँ पर ये है कि why is it said that the directive principles and fundamental rights are two sides of the same coin, यानी ऐसा क्यों कहा गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल और जो फंडामेंटल राइट्स है ना वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसा क्यों कहा गया है? तो देखो बच्चों, वो ऐसा इसलिए कहा गया है, क्यों कहा गया है, जैसे फंडामेंटल राइट्स रहेंगे तो हमारा हम जो इंडिया के सिटीजन है वो अच्छे से प्रॉपरली रह पाएंगे, कोई हमारे साथ बेईमानी नहीं करेगा, इनजस्टिस नहीं करेगा। और ये जो फंडामेंटल आपके ये जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और ये रहेंगे तो क्या होगा, सरकारें जो है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसको एक गाइडलाइन मिलेगी कि किस हिसाब से हम पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए काम करें, यानी पब्लिक का फायदा हो, है ना, सोशल वेलफेयर हो, इसलिए हम काम करें, उनको भी समझ में आएगा। इसीलिए हमने ऐसा हमारे मतलब कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ओके, तो आइए हम जरा इनको देखें। पहला, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड द फंडामेंटल राइट्स आर सेड टू बी द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन बिकॉज, फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, फंडामेंटल राइट जो है वो क्या करता है, इंश्योर करता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, वेयर एज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या करता है, पेव द वे फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है। फिर political democracy is said to be incomplete without social and economic democracy, and the fundamental rights provide to the citizens much needed freedom, यानी कि fundamental rights हमें क्या प्रोवाइड करता है भैया, लिबर्टी प्रोवाइड करता है। फिर whereas the directive principle
क्या होता है, आर कंड्यूसिव टू वेलफेयर स्टेट, है ना, लोगों की भलाई के लिए, बराबर। फिर चौथा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ डेवलप्ड एंड प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी कैन बी अचीव्ड व्हेन दीज टू गो हैंड इन हैंड, यानी कि अगर दोनों साथ में चलेंगे, ठीक है। आप सोचो ना, आप सोचो कि बस सरकार ही अच्छा अच्छा करते जा रही है, पर उसमें क्या हो रहा है कि जो लोग हैं, ठीक है, अब लोगों के जो राइट्स है, मतलब सरकारें अपने मन का काम करे जा रही है, कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं अपना रहा है, तो इससे क्या होगा, जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं उनको नुकसान पहुंचेगा, है ना, उनका आनंद होगा। इससे क्या होगा, जो हमारे देश में व्यवस्था अच्छे से चल रही थी वो पूरी बिगड़ जाएगी। लोग क्या करेंगे, कोर्ट में जाएंगे ना फिर उसके खिलाफ, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसीलिए कहा गया है, अगर अच्छे से स्मूथली रन करवाना है कंट्री को, तो ये दोनों चीजें हाथ टू हाथ चलनी चाहिए, हैंड टू हैंड, यानी मतलब साथ में चलनी चाहिए, टुगेदर। नेक्स्ट है कि व्हाट आर द वेज इन विच सिटीजन कैन कंजर्व द एनवायरमेंट राइट विद एन एग्जांपल, यानी आपको बताना है कि व्हाट आर द वेज, यानी कौन से ऐसे वेज है जिससे सिटीजन जो है वो क्या कर सकते हैं, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। तो अब आपको एग्जांपल की मदद से यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहिए। ये तो बहुत सिंपल है भाई, ये तो आप खुद से भी लिख सकते हो, है ना। कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे कि सबसे पहली बात, प्लास्टिक का यूज कम कर दो, क्योंकि प्लास्टिक की वजह से काफी ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। आप लोग सुनते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे अपने किताबों में कि क्या करना चाहिए हमें, जो ये होता है, क्या होता है, प्लास्टिक, उससे बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है, इसलिए उसका यूज कम करें। अगर आप सब्जी लेने जा रहे हो तो ये कपड़े का थैला लेकर के जाओ, क्योंकि कपड़े से प्रदूषण तो होगा नहीं, और थैली आप रोज रोज लेकर के आओगे, जाओगे मार्केट में, थैली लेकर के आए, फिर ऐसे कहीं भी फेंक दोगे, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती है। और पेड़ मत काटो, अगर आप पेड़ काट रहे हो, कहते हैं ना, एक पेड़ काटो तो दो पेड़ लगा, अगर आप एक पेड़ काट रहे हो तो दो पेड़ लगा दो, इससे हमारा एनवायरमेंट सुरक्षित रहेगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। पहली चीज, वांटन कटिंग डाउन ऑफ trees, use of plastic, industrial waste released in the rivers and lakes, excessive smoke emitted by vehicles cause pollution। किसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, हम बिना मतलब का पेड़ काटे जा रहे हैं, ठीक है, और प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो नदियों में जा रहा है, और जो व्हीकल से निकलने वाला धुआं है, इसकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, बराबर। फिर ब्लेयरिंग लाउड स्पीकर्स एंड स्क्रीचिंग हॉर्न्स कॉज नॉइज पॉल्यूशन। और देखो बच्चों, नॉइज पॉल्यूशन किससे होता है, आप क्या करोगे, लाउड स्पीकर को आप बिना मतलब का ऐसे खूब जोर जोर से बजाए जा रहे हो, कुछ नहीं है, त्योहार वगैरह कुछ नहीं है, बिना मतलब का आप बजाए जा रहे हो, तो इससे भी तो प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा। फिर स्क्रीचिंग हॉर्न्स बजाते हैं ना, ऐसा जो आके कान में लगता है, पी 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 पी, बार बार आप बजाए जा रहे हो, तो इससे भी नॉइज पॉल्यूशन होगा। तीसरी चीज कि पॉल्यूशन डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नेचर एंड कॉज हार्म टू द एनवायरमेंट। तो ये तो मैंने यहाँ पे पॉल्यूशन के कारण बताए, ठीक है, पॉल्यूशन के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, किन किन वजह से प्रदूषण होता है, ये मैंने आपको यहाँ तक बताया। अब देखो पॉल्यूशन क्या करता है, हमारा जो बैलेंस है हमारा पूरा सिस्टम में, नेचर में, उसको वो बिगाड़ देता है ना। इट ऑल्सो एडवर्सली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ पीपल, यानी वो लोगों का हेल्थ के साथ भी मतलब वो अफेक्ट करता है, एनिमल्स की भी हेल्थ पे अफेक्ट करता है। तो इसीलिए इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, हर एक सिटीजन का फंडामेंटल ड्यूटी होना चाहिए, किस लिए, तो प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव आवर एनवायरमेंट, यानी कि हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करें एंड उसको इम्प्रूव करके रखें, ठीक है। तो ये है बच्चों आपका आंसर, आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देख लिया। तो देखो अभी तक आपके क्या क्या कंप्लीट हो चुके हैं, मैं पहले बता दूं, आपका सिविक्स सब कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन आंसर भी हो गया, ज्योग्राफी भी हो चुका है पूरा 1 से लेकर के लास्ट तक के चैप्टर। इसके अलावा 8th क्लास की भी चीजें बहुत सारी कंप्लीट हो चुकी है, तो 8वीं का भी पढ़ना शुरू कर सकते हो। और रही बात हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के भी आपके वीडियोस मिलने चालू हो जाएंगे, डोंट वरी, चिंता मत करना, प्लेलिस्ट में जाकर के देखोगे सारे वीडियोस मिलेंगे, ठीक। तो बस यही है कि आप लोग पढ़ो अच्छे से, कुछ प्रॉब्लम रहे तो यस आई एम हियर टू हेल्प यू। और बस ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एवरीवन।